Dear student, good morning. Today we will discuss about agriculture. Agriculture. In this chapter, we will discuss about types of agriculture, pattern of agriculture, types of farming, primitive subsistence farming, intensive subsistence farming, commercial farming, cropping pattern, cropping seasons in India, major crops, food crops, other grains, agriculture reforms, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, फूड सिक्योरिटी, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन बेस्ड असेसमेंट के बारे में। तो इतने सारे टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड हैं एग्रीकल्चर से, और ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग वन बाय वन करके एक एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इस एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। कह रहा कि इंडिया इज एन एग्रेरियन कंट्री एज 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। जो इंडिया है, इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इंडिया क्या है, कैसा कंट्री है, एक एग्रीकल्चर कंट्री है, अर्थात कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश का मतलब कि उस कृषि प्रधान देश उस देश को कहा जाता है जहाँ के अधिकांश पॉपुलेशन जो होती है कृषि में संलग्न होती है। तो भारत में भी लगभग कह रहा है कि 2/3 मतलब 2/3, आप कल्पना करिए कि लगभग 100 लोगों में से लगभग 66 लोग के आसपास क्या हैं, कृषि में लगे हुए हैं। 100 में से लगभग 66% लोग क्या हैं, कृषि में लगे हुए हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस कंट्री में अधिकांश लोग कृषि कार्य करते हैं उस कंट्री को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री बोलते हैं। इंडिया भी जो है आपका एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटीज। आपको मैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में सारी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया था कि उसी में बताया था कि जो एग्रीकल्चर है वो कैसा एक्टिविटीज़ है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। कैसा है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड डैट वी कंज्यूम एंड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। देखिए इससे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, जिससे हम फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं। फूड ग्रेन्स मतलब जो भी हमारे भोजन के लिए उपयोगी हैं उसको हम प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा चीज़ की है कि हम इंडस्ट्रीज के लिए हम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लीजिए कॉटन हो गया, कॉटन तो हम यूज नहीं करते हैं भोजन के रूप में, लेकिन कॉटन क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है इंडस्ट्रीज के लिए। जैसे जूट हो गया, वो तो हम उसको भोजन के रूप में यूज नहीं करते हैं, लेकिन वह हमारे इंडस्ट्रीज के लिए क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम क्या करते हैं, फूड ग्रेन्स होते हैं या फूड से रिलेटेड सारे प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा चीज़ है कि रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए। We also export some agriculture products like टी, कॉफ़ी, स्पाइसेज एक्सेट्रा। इसके साथ साथ हम कुछ ऐसे भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजते हैं। एक होता है इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब देश में मंगाना, अर्थात आयात जिसको बोलते हैं। अर्थात कोई वस्तु मान लीजिए हमारे कंट्रीज़ में आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंपोर्ट। चाइना से अगर वो आ रहा है तो हम बोलेंगे चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन वही हमारा वस्तु अगर हमारे इंडिया से चाइना में जा रहा है तो हम कहेंगे इंडिया से वो क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हम जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, स्पाइसेज हो गया, तो हम इन सारी चीज़ों का क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब शायद आपको समझ में आ गया कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होता है। देख लीजिए यहाँ डिफिनीसन भी दिया है प्राइमरी एक्टिविटी का कि इकोनॉमिक एक्टिविटी डेट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल रिसोर्स लाइक एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स ग्रो बाय एक्सट्रैक्टिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। अर्थात डायरेक्टली हम जो सॉइल से प्रोड्यूस करते हैं, सॉइल से कहने का मतलब है सिंपल भाषा में कि जो हम नेचुरल जो रिसोर्स है सॉइल, उससे जो भी हम डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करते हैं या वहाँ से प्राप्त करते हैं उसको हम बोल सकते हैं कि वह नेचुरल वो क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। जैसे एग्रीकल्चर का वर्क हो गया, फिशिंग का हो गया, फॉरेस्ट्री का हो गया, ये सारे जो एक्टिविटीज़ है वह कैसा है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। सर गुड, ठीक है। कल्टीवेशन मेथड हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, technological know-how and socio-cultural practice in different geographical conditions. Farming varies from subsistence to commercial on the basis of the rainfall pattern, land productivity,
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड सोशियो कल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आज हमारा जो फार्मिंग है, जो हम आज कृषि कर रहे हैं, वह क्या है, बहुत ही डेवलप है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, डेवलप है। उसकी मतलब स्टार्टिंग जब हुई थी वह बहुत मतलब छोटे लेवल से हुआ था, लेकिन आज जो एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं वो बहुत बड़े लेवल पर कर रहे हैं। जैसे कर रहा है कल्टिवेशन मेथड हैव चेंज सिग्निफिकेंटली, मतलब वो क्या हो चुका है, पूरी तरह से जो कृषि करने की पद्धति है वह चेंज हो चुका है। फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब भौतिक पर्यावरण में देख लिया जाए, या टेक्नोलॉजिकल माध्यम से, मतलब टेक्नोलॉजिकल के माध्यम से, फिजिकल इन्वायरमेंट के माध्यम से पूरी तरह से हम जो एग्रीकल्चर करते थे पहले के ज़माने में, उसे पूरी तरह से क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। आज हम लोग अपने एग्रीकल्चर में विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग में टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं हुआ करता था। हम आज के ज़माने में हाइब्रिड सीड्स का उपयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का कर रहे हैं यूज, ठीक है, इरिगेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो आज हमारा जो एग्रीकल्चर है वह जो ओल्ड एग्रीकल्चर था, इसको हम दो भागों में कर सकते हैं। ओल्ड एग्रीकल्चर जिसमें किसी भी प्रकार का कोई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता था और किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होता था, वो नेचुरली खाद भूमि में होते थे, तो उसको हम ओल्ड फार्मिंग बोलते थे। और आज के ज़माने में जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसको मॉडर्न फार्मिंग के नाम से जानते हैं। चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग मतलब कृषि के प्रकार। मुख्य रूप से कृषि को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरे को बोलते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, और आपको तीसरे को बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। देखिए, प्रीमिटिव मतलब प्राथमिक, प्रीमिटिव मतलब क्या होता है, प्राथमिक, सबसिस्टेंस मतलब निर्वाह कृषि, अर्थात इसका है अगर हिंदी देखें तो प्राथमिक निर्वाह कृषि। क्या हो जाएगा, प्राथमिक निर्वाह कृषि, अर्थात स्टार्टिंग में जो कृषि सबसे प्राचीन जो कृषि है, या इसको प्राचीन बोलते हैं, प्राचीन निर्वाह कृषि, अर्थात इस कृषि में जो लोग कृषि करते थे वह क्या करते थे, प्राचीन विधियों का प्रयोग करते थे। स्टार्टिंग पीरियड में जो बात हुई थी, इसको बोलते हैं प्राथमिक निर्वाह कृषि। दूसरा होता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसको बोलते हैं गहन निर्वाह कृषि। क्या बोलते हैं, गहन निर्वाह कृषि। और तीसरा जो है आपका कमर्शियल फार्मिंग होता है, जिसको हम लोग व्यावसायिक या व्यापारिक कृषि के नाम से जानते हैं। चलिए इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो कृषि है ना, प्राइमरी सबसे प्राचीन है, उसे थोड़ा सा डेवलप हुआ तो ये यहाँ तक पहुँच गया इंटेंसिव में, और ये जब डेवलप हुआ तो आज हम लोग कमर्शियल फार्मिंग के रूप में वर्क कर रहे हैं। प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसको हम बोल सकते हैं प्राचीन निर्वाह कृषि। देखिए इसमें कैसे कृषि होता था उसको देखिए। प्रीमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रीमिटिव टूल्स लाइक हो, डाउ एंड डिगिंग स्ट्राइक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर। देखिए जो ये प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग था वह बहुत ही स्मॉल पैचेज मतलब भूखंड पे, बहुत ही छोटे भूखंड पे कृषि होती थी, ठीक है, एंड विथ हेल्प ऑफ प्रीमिटिव टूल्स लाइक, और जो प्राथमिक उपकरण थे, जैसे आपके हो गया कुदाल जिसको बोलते हैं, डाव हो गया, डिगिंग मतलब किसी भी माध्यम से हम लोग खुदाई करते थे, अर्थात कहने का मतलब है जो आपको बेसिक जो एग्रीकल्चर के जो टूल होते थे, जैसे कुदाल हो गया, फावड़ा हो गया, खुरपी हो गए, इन सारे चीज़ों का प्रयोग करके इसमें एग्रीकल्चर वर्क किया जाता था। और इसमें जो लेबर होते थे वह फैमिली के मेम्बर ही होते थे। कौन होता था, फैमिली के मेम्बर, अर्थात घर के लोग ही मिलजुल करके उसको कृषि करते थे। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून, natural fertility of soil and suitability of other environmental conditions to the crops grown for self consumption only। देखिए ये जो कृषि था वह मुख्य रूप से किससे डिपेंडेंट था, मानसून के ऊपर, अर्थात मानसून समझ रहे हैं ना, बारिश के आधार पे, बारिश अगर अच्छी हुई तो फसल अच्छा हो जाएगा, बारिश अगर अच्छी नहीं हुई तो फसल सूखा पड़ जाएगा, तो मानसून पे डिपेंड था। नेचुरल फर्टिलिटी, आप जानते हैं कि इस एग्रीकल्चर में किसी भी प्रकार का कोई भी फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स हो या बायोलॉजिकल हो या किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स कुछ भी यूज नहीं किया जाता था। यह पूरी तरह से नेचुरल डिपेंड था, अर्थात भूमि के अंदर जो स्वयं जो नेचुरल कंपोनेंट्स होते थे, फर्टिलिटी होती थी, उसी के आधार पर इसकी खेती की जाती थी। एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप ग्रोन फॉर सेल्फ कंज्यूशन ओनली, और इसकी जो खेती होती थी मात्र अपने फैमिली के जीविका निर्वाह के लिए होती थी, अर्थात हम इसका मेन जो टारगेट था अपने फैमिली के भोजन को इंतजाम करना। इस जो भी लोग खेती करते थे उनका मेन टारगेट यही रहता था कि हमारी फैमिली के लिए जो भोजन है
जो खाने पीने की चीज़ें वो क्या हो जाए, उपलब्ध हो जाए। बस उनका मेन टारगेट उतना वही था। और प्रोडक्शन ही बहुत कम होता था, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी प्रकार का टेक्निकल चीज़ों का उपयोग नहीं होता था, तो बहुत कम ही प्रोडक्शन होता, जिससे उनकी फैमिली का नीड चल जाता था। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मेथड, इसी को हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अर्थात स्लैश मतलब जलाना, एंड बर्न मतलब स्लैश मतलब साफ करना, और बर्न मतलब जला करके। अर्थात पहले क्या होता था कि मान लीजिए एक भूमि है, एक है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्लांट्स हैं, ठीक है। तो इस प्लांट्स को क्या किया जाता था, काट करके जला दिया जाता था, और इसी भूमि पर एग्रीकल्चर किया जाता था। ये भी प्रिमिटिव का ही एक उदाहरण है, एग्जाम्पल के रूप में हम इसको समझा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, इस प्लांट्स को हम क्या कर दिए, काट दिए, और इसको यहीं पे जला दिए, और जलाने के बाद इसमें हम फावड़ा से, कुदाल से, खुरपी से एग्रीकल्चर करते थे। तो इसी को बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको हिंदी में बोलते हैं झूम खेती। भारत में इसको हिंदी में झूम खेती बोलते हैं, और इंग्लिश में शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी है, स्थानांतरण कृषि। फार्मर क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स and other food crops sustain their family. When the soil fertility decreases, the farmer shift and clear a fresh patch or land for cultivation. देखिए वही बात है कि ये जो फार्मर्स होते थे, इस भूमि को क्या करते थे, यहाँ पे जो भी प्लांट्स थे उसको काट करके उसको बर्न कर देते थे, स्लैश करके बर्न कर देते थे, और इसमें एग्रीकल्चर वर्क करते थे। और एग्रीकल्चर वर्क साल भर 2 साल करते थे, फिर इसकी जो फर्टिलिटी थी इस भूमि की समाप्त हो जाती थी, तो इस प्लेस को छोड़ करके यहाँ पे चले आते थे, और यहाँ पे फिर वही प्रोसेस करते थे, पेड़ों को काटते थे, जलाते थे, और फिर यहाँ एग्रीकल्चर करते थे, फिर यहाँ की फर्टिलिटी खत्म हुई, फिर यहाँ चले जाते थे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और इसका जो मेन टारगेट था अपनी फैमिली के नीड्स को कंप्लीट करना था, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या था, इसके फायदे क्या थे। तो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस। अब देखिए इससे एक फ़ायदा यही था, प्रॉफिट था, कि हम मान लीजिए यहाँ का जो प्रोडक्शन होता था, मान लीजिए यहाँ फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी, तो इसको किसान छोड़ करके यहाँ पे चले जाते थे, तो साल भर 2 साल 3 साल में यहाँ फिर से वो भूमि क्या हो जाती थी, फर्टिलाइजर हो जाती थी। यहाँ पे प्लांट्स उग जाते थे, नेचुरल बाय नेचुरल मतलब प्रकृति के माध्यम से यहाँ पे प्लांट्स उग जाते थे, यहाँ की भूमि फिर से उपजाऊ जाती। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यही था इसका, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि अधिक से अधिक खाद का उपयोग कर देने के बाद हमारी जो सॉइल है वो क्या हो जा रही है, ऊसर हो जा रही है, कृषि की योग नहीं रह रही है। यही एक प्रॉफिट था इससे। फार्मर्स डू नॉट यूज एनी फर्टिलाइजर्स एंड मॉडर्न इनपुट्स, और इस एग्रीकल्चर में किसी भी प्रकार का फार्मर्स पेस्टिसाइड्स या यूज नहीं करता था। ये था आपका पूरी तरह से प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग आपने देखा। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कब हुआ, जब उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ। जब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, लोगों ने अपने थोड़ा उपकरण का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया, थोड़ा पेस्टिसाइड्स का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो प्रोडक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसको बोलते हैं गहन, मतलब थोड़ा सा गहराई से, अर्थात थोड़ा मन लगाकर लोगों ने कृषि करना शुरू किया। फार्मर यूज हैवी केमिकल इनपुट्स, फार्मर्स हैव यूज heavy chemicals inputs, intensive irrigation to obtain higher production in areas where there is higher population pressure on land and holding size in uncommercial due to right of inheritance। देखिए इसमें क्या हुआ कि जो फार्मर्स थे उन्होंने हैवी केमिकल्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया, ठीक है, और इरिगेशन का भी प्रयोग करना शुरू किया, अर्थात सिंचाई की सुविधा के माध्यम से, केमिकल्स के माध्यम से जो उनके पास लैंड थे ना, उसमें अधिक से अधिक प्रोडक्शन के लिए उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि उनका तो प्रोडक्शन बढ़ा, उसका प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ गया। पहले यहाँ पे इतना खेत में 1 कुंटल होता था, अब यहाँ पे 10 कुंटल होने लगे। क्यों? क्योंकि इनकी फैमिली वही बढ़ रही थी। तो गहन इस लैंड इतना ही था, लेकिन जिम्मेदारी बढ़ती जा रही थी, फैमिली की पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा था। तो लोगों ने सोचा कि अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो फिर हमारी फैमिली क्या हो जाएगी, भूखी मर जाएगी। इसीलिए लोगों ने पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करके, इरिगेशन का प्रयोग करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्रयास किया। जब इसी प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्रयास किया तो इसी को हम बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। It is labor intensive farming
द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द अब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लिवलीहुड। देखिए किसान के पास तो जो लैंड था फिक्स था, लिमिटेड लैंड था, लेकिन उसकी फैमिली की साइज़ जो हो रही थी डे बाई डे प्रोडक्शन के पॉपुलेशन के माध्यम से बढ़ रहा था, तो वह इस लैंड पे अधिक से अधिक प्रोडक्शन लेना चाहता था। क्या करना चाहता था? अधिक से अधिक प्रोडक्शन। इसीलिए उसने इंटेंसिव फार्मिंग करना शुरू किया, अर्थात उसने पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन के माध्यम से और हाइब्रिड चीज़ों के माध्यम से अधिक से अधिक प्रोडक्शन लेना शुरू कर दिया। तीसरा है कमर्शियल फार्मिंग। और इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का भी मेन जो टारगेट था वो अपने फैमिली के नीड्स को कंप्लीट करना था। तीसरा आ गया कमर्शियल फार्मिंग। व्यावसायिक कृषि इसको बोलते हैं या व्यापारिक कृषि बोलते हैं। व्यापारिक कृषि मतलब आप नाम से ही सुन रहे हैं, इसका मेन जो टारगेट है वो क्या है? अपने फैमिली के कार्यों को पूरा करने के बाद जितना भी प्रोडक्शन मैक्सिमम है उसको मार्केट में बेच देना। अर्थात इसका जो मेन टारगेट होता है उसको सेल करना, इसके सेल करके अधिक से अधिक मनी इनकम करना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। देख लीजिए मेथड्स क्या होता है, कैसे इसको किया जाता है। द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑन लार्ज स्केल बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू अर्न गुड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। देखिए लैंड तो उसके पास फिक्स ही है, ऐसा थोड़ी है पॉपुलेशन बढ़ गया तो लैंड बढ़ गया, लैंड तो उसके पास फिक्स ही है, लेकिन इसी लैंड के ऊपर वह अधिक से अधिक प्रोडक्शन करना चाहता है, अधिक से अधिक गुड इनकम लेना चाहता है। अर्थात मेन जो उसका टारगेट है वो इनकम है। अब रिसोर्सेज उसके बढ़ गए हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ गए हैं, इरिगेशन के माध्यम से बढ़ गए हैं, हाइब्रिड बीज का यूज वह करने लगा है, तो इन सारी चीज़ों से वह क्या कर रहा है? प्रोडक्शन को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर लिया, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और प्रोडक्शन बढ़ गया तो फैमिली उसकी उतना ही थी, सीमित थी, और फैमिली जब सीमित थी तो उसने एक्स्ट्रा चीज़ों को क्या कर दिया? मार्केट में सेल कर दिया। तो जब हम किसी भी प्रोडक्शन को मार्केट में सेल करने के टारगेट से एग्रीकल्चर कार्य करते हैं, जो इसका मेन टारगेट होता है मार्केट में सेल करना, तो हम उस फार्मिंग को क्या बोलते हैं? कमर्शियल फार्मिंग के रूप में जानते हैं। अब इसके फायदे क्या हुए? लार्ज होल्डिंग एंड यूजेज ऑफ हाई लेवल ऑफ इनपुट्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, गुड इरिगेशन फैसिलिटीज, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड। इसमें यूज क्या किया गया? तो आप हाइब्रिड बीज का प्रयोग किया गया, इरिगेशन का प्रयोग किया गया, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया गया, जिससे किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा मकोड़ा उस फसल को नष्ट नहीं करते थे, और समय से इरिगेशन होता था, समय से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसकी सिंचाई हो जाती थी, उसकी खेती बुआई हो जाती थी, सारी चीज़। तो इससे क्या हुआ? प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। और इसमें देखा जाए तो हर रीजन में अलग अलग करके मतलब प्रोडक्शन होता था। ऐसा नहीं कि सारी जगहों पे एक ही बराबर प्रोडक्शन होता था, लैंड के हिसाब से और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोडक्शन होते थे। फॉर एग्जाम्पल वी यूज टी एज अ मोस्ट यूज बीवेज एंड आर थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन वर्ल्ड। भारत में देखा जाए तो जो टी है, टी चाय की एक्सपोर्ट में मतलब निर्यात में भारत का कितना स्थान है? तीसरा स्थान है। अर्थात अलग अलग प्लेस पे अलग अलग, जैसे भारत में ऐसा नहीं था सब जगह सीरियल्स का प्रयोग किया जाता, कहीं पे प्लांटेशन वर्क होता, कहीं पे प्लांटेशन होता था, कहीं प्लांटेशन करते थे, कहीं पे फूड ग्रेन्स करते थे, कहीं कुछ भी करते रहते थे। इस प्रकार से देखा जाए तो हर एरिया में अलग अलग अपना कमर्शियल फार्मिंग होती थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।